दोस्तों, हम जब भी किसी नई जगह पर रहने के लिए जाते हैं तो हम उस जगह के लिए एक फ्रेश एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन वो जगह हमारे लिए एक फ्रेश एक्सपीरियंस है या नहीं, या फिर वहां पर हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है, ये चीजें डिपेंड करती है उस जगह की हिस्ट्री पे। उस जगह पर हमसे पहले कौन रहा है इस चीज पर, और उस जगह पर हमारे से पहले क्या क्या चीजें हुई हैं उस चीज पर। आज की कहानी की शुरुआत होती है सुमित के साथ, जब वो अपने ऑफिस के काम के लिए एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। अब यूजुअली बड़े शहरों में क्या होता है कि लोग अपने अपार्टमेंट्स को ब्रोकर को दे देते हैं, या फिर कोई एक इंसान उन्होंने अलाइन किया होता है इस चीज के लिए कि जब भी कोई नया टेनेंट आएगा या कोई इंसान आएगा फ्लैट को देखने के लिए तो वो उसे वो फ्लैट दिखाएगा। लेकिन आज की कहानी के अंदर जब सुमित ने नया अपार्टमेंट रेंट किया तो उसकी ऑनर खुद उससे मिलने के लिए आई। शुरू में बातचीत एकदम नॉर्मल लग रही थी, बेसिक रूल्स, मेंटेनेंस, रेंट सब यूजुअल था। लेकिन फिर जैसे ही बाथरूम रूल्स की बात शुरू हुई तो उनका टोन थोड़ा सा बदल गया। ओनर ने धीरे से एक पेपर सुमित के हाथ में दिया जिस पर लिखा हुआ था बाथरूम रूल्स, और यह देने के बाद उनके एक्सप्रेशन में थोड़ा सा बदलाव आया और वो टेढ़ी निगाहों से सुमित को देख रही थी। इस कागज पर 3 बेसिक रूल्स और एक वार्निंग लिखी हुई थी। रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में 2 मिनट से ज्यादा टैप को खुला मत छोड़ना। रात को 10 से सुबह 2:30 बजे के बीच में टॉयलेट फ्लश करना मना है, और रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में शावर लेना मना है। इस सब के बाद एक वार्निंग भी लिखी थी, अगर इनमें से कोई भी रूल ब्रेक हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस आंखें बंद करके कंप्लीट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें नहीं खोलनी है। सुमित लास्ट लाइन पर रुक गया। नीचे बोल्ड में लिखा था, इन सब रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सुमित उस कागज को देखता ही रह गया क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई रूल्स है या फिर कोई वार्निंग। बाकी के रूल्स देखने में काफी नॉर्मल लगे, बस थोड़े से स्पेसिफिक थे, लेकिन लास्ट वाला रूल सुमित को बहुत ज्यादा ऑफ लगा। डिफिकल्ट तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अजीब था। सुमित ने इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह अपार्टमेंट इन रूल्स की वजह से छोड़ने वाला ही नहीं था। सुमित ने इन सारे रूल्स के लिए हाँ भरी और फिर इस अपार्टमेंट में रहने लगा। पहला हफ्ता एकदम नॉर्मल गुजरा, कोई अजीब इंसिडेंट नहीं हुआ। वैसे भी ये जो रिस्ट्रिक्टेड आवर्स थे 10 से 5 बजे वाले, इस समय में सुमित घर पर ही नहीं होता था क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करता था। लेकिन फिर आया वो दिन जिस दिन सब कुछ बदलने वाला था और सुमित को पता लगने वाला था कि ये जो नाइट आवर्स की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किस वजह से है। एक दिन की बात है जब सुमित रनिंग करके घर वापस लौट रहा था। उसने जब घड़ी में टाइम देखा तो 9:33 हुए थे। एकदम क्लियर था कि सुमित 10 बजे से पहले घर नहीं पहुंच पाएगा, मतलब वो अपने काम के लिए लेट होने वाला था। सुमित की एक आदत थी कि वो हमेशा नहा करके अपने काम पे जाता था, लेकिन सुमित को घर पहुंचते पहुंचते 10:11 हो गए थे। यहां पर सुमित अपने वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ सोच रहा था कि शावर लूं या फिर रहने दूं, ऐसे ही काम पे चला जाऊं। जैसे ही वो नहाने के लिए जाने लगता तो उसे बाथरूम के रूल्स याद आते, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आंखें बंद रख के ही तो प्रोसेस कंप्लीट करना है, कितना ही मुश्किल है। उसने सोचा कि एक 10 मिनट का नॉर्मल सा शावर लेगा और उसके बाद अपने काम पे निकल जाएगा, और फिर वो शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर चला गया। सुमित वॉशरूम के अंदर जा ही रहा था कि एक अजीब सा सवाल अब उसके दिमाग में आया। एग्जैक्टली प्रोसेस स्टार्ट कब होगा? यानी जब वो पानी स्टार्ट करेगा तब, या फिर जब वो कपड़े उतार रहा होगा और वॉशरूम के अंदर एंटर करेगा तब? सुमित ने यहां पर फिर से खुद को समझाया कि ऑब्वियसली जब पानी स्टार्ट होगा तभी से प्रोसेस स्टार्ट होना होगा। तो उसने अपने कपड़े उतारे, शावर कर्टन को साइड किया और धीरे से वॉशरूम के अंदर चला गया। वहां पर जैसे ही उसने पानी स्टार्ट किया, उससे पहले उसने शैम्पू और स्पंज की जगह देख ली, जैसे वो उस जगह को याद कर रहा हो कि जल्दी जल्दी मैं ये सब कुछ उठा लूंगा और अगर आंखें बंद करके भी प्रोसेस करना पड़ा तो मैं आराम से नहा करके बाहर आ जाऊंगा। हालांकि सुमित को पता नहीं था कि वो क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहा है और क्या चीज होने वाली है अगर वो रूल ब्रेक कर देगा तो, क्योंकि रूल्स पढ़ते हुए भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं क्या बेसिर पैर के रूल ये ऑनर मुझे दे रही है, और इतना सब कुछ क्या ही हो जाएगा अगर मैं इन्हें ब्रेक कर दूंगा तो। फिर भी सुमित ने सोचा कि जैसा इसमें लिखा है एक बार फॉलो कर लेता हूं, तो वो आंखें बंद करके वहां पर शावर के नीचे खड़ा हो गया। अब वहां पर वो खड़ा होकर के अपना शैम्पू साबुन वगैरह लगा रहा था और पानी की आवाज और उसकी सांसों की आवाज वॉशरूम के अंदर गूंज रही थी। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजे के पास से एक अजीब सी खरोचने की आवाज सुनाई दी। सुमित यहां पर एकदम शांत हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या आवाज थी, लेकिन फिर भी वो खुद को तसल्ली देने लगा कि शायद उसकी इमेजिनेशन है, शायद ये आवाज असली है ही नहीं। अंदर ही अंदर सुमित को भी पता था कि वो खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा है कि ये आवाज असली नहीं है,
इसीलिए सुमित ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अब उसके जहन में सिर्फ एक ही रूल दिखाई दे रहा था, कुछ भी हो जाए आंखें नहीं खोलनी है। इसके बाद अचानक से वॉशरूम के अंदर एक हल्की सी और टूटी हुई सी आवाज गूंजने लगी और इस आवाज ने सुमित को एकदम फ्रीज कर दिया। उसके दिमाग में फिर से वही रूल घूमने लगा कि आंखें बंद रखनी है। शायद यही वो चीज थी जिसके लिए वार्निंग दी गई थी, लेकिन अब वापस मुड़ने का ऑप्शन नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर वापस पानी चालू किया और आंखें जोर से बंद कर ली। अब इस वॉशरूम में फिर से पानी गिरने की आवाज और उसकी तेज होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुमित को पता था कि उसके आसपास कोई चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उसे ये नहीं पता था कि वो चीज कहां खड़ी है। उसे अंदर ही अंदर कुछ फील तो हो रहा था कि यहां पर कोई और भी है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से शार कर्टन के पीछे से कुछ खिसकने की आवाज आई और वही सांस की आवाज अब पहले से ज्यादा पास में थी। सुमित ने यहां पर घबराकर अपनी आंखें बंद रखी और फिर खुद को जोर से कहने लगा कि आंखें बंद रखनी है, बस शार कंप्लीट करना है और आंखें बंद रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन डर के मारे यहां पर सुमित का कंट्रोल टूट गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसे अपनी स्पाइन पर एक ठंडी सी उंगली का एहसास हुआ, एक लंबी तेज नाखून वाली उंगली। सुमित एक झटके से पीछे मुड़ा और उसने जो अपने सामने देखा वो कोई इंसान नहीं था, एक अजीब सा क्रिएचर, बिल्कुल सफेद, जैसे उसके शरीर से सारी रंगत उड़ चुकी हो। उसकी आंखें एक नॉर्मल इंसान के जैसी थी, लेकिन उनके अंदर एक भूख थी, एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली भूख। ना उसका कोई मुंह था ना नाक, एक ब्लैंक सा फेस। उसका सर कर्टेन के अंदर से बाहर झांक रहा था और हाथ अननेचुरली तरीके से लंबे होकर के सुमित तक पहुंच रहे थे। उसके पंजे में 6 लंबे और काले नाखून थे, हर एक कम से कम 2 इंच लंबा। उसी वक्त हवा में एक तीखी बदबू फैल गई, सड़ी हुई फ्लैश और ब्लीच की मिक्स्ड बदबू, इतनी ज्यादा बुरी कि सुमित को वहां पर उल्टी आने जैसी फीलिंग हो रही थी। लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। इसके बाद जैसे ही उस क्रिएचर को पता लगा कि सुमित ने उसे देख लिया है तो वो एक बार के लिए वहीं रुक गया। उसके आंखों में एक अजीब सी कंफ्यूजन थी जो थोड़ी देर के बाद एक शैतानी सी हंसी और खुशी में बदल गई। अब यहां पर सुमित के साथ जो हुआ वो सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। वो क्रिएचर धीरे से अपने लंबे हाथ सुमित की तरफ बढ़ाता है और अपने तेज नोकीले नाखूनों से एक झटके से उसके सीने पर एक गहरा स्क्रैच मार देता है। दर्द इतना ज्यादा तेज था कि मानो किसी ने स्किन को सीधा चीर दिया हो। सुमित ने यहां पर जल्दी से अपनी चेस्ट पर हाथ रखा और दर्द के मारे जब उसने यहां पर फील करने की कोशिश की तो उसे अपना गर्म खून बहते हुए फील हुआ। अगले ही पल वो क्रिएचर वापस कर्टेन्स के पीछे चला गया। इन कर्टेन के पीछे उसकी सिर्फ एक शैडो दिख रही थी जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि वो बाथरूम से भी बड़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाथरूम में फिट होने के लिए उस क्रिएचर को झुकना पड़ रहा हो। वो क्रिएचर बहुत ज्यादा पतला था, लेकिन उसके हाथ, पैर और स्ट्रक्चर इतने ज्यादा बड़े थे कि वो एक नॉर्मल इंसान से मैच ही नहीं कर रहा था। इसके बाद धीरे से बाथरूम का दरवाजा खुलता है और वो क्रिएचर अपनी पूरी बॉडी को अजीब से तरीके से ट्विस्ट करके बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही कुछ टूटने की आवाज आती है, जैसे हड्डियां ही मुड़ रही हों। धीरे धीरे उसके फुटस्टेप्स की आवाज दूर जाते हुए सुनाई देती है और उसकी सांस लेने की आवाज अब एक हल्की सी व्हीजिंग में बदल चुकी थी। लगभग 5 मिनट के बाद सुमित का फोन बजता है, लेकिन सुमित यहां पर हिल भी नहीं पाता। वो इतना ज्यादा डर गया था कि ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी उसकी सुन ही नहीं रही है। कम से कम 20 मिनट के बाद सुमित ने अपना होश संभाला और उस रूम से बाहर आया। धीरे धीरे उसने अपना सारा अपार्टमेंट चेक किया और वो चीज उसे कहीं भी नजर नहीं आई। तभी सुमित की नजर फ्लोर पर पड़ती है और वो देखता है कि एक ट्रांसपेरेंट और चिपचिपा सा स्लाइम दरवाजे की ओर बाहर तक जा रहा है। उसमें एक अजीब सी बदबू थी, वही सड़े हुए फ्लैश की बदबू, और उसके फुटप्रिंट्स में 6 उंगलियां थी। अभी तक भी सुमित का फोन बजता जा रहा था। सुमित ने यहां पर हिम्मत करके अपने फोन का जवाब दिया तो सामने से बिल्डिंग ओनर बहुत ही ज्यादा गुस्से और डर के टोन में उससे पूछती है, तुमने क्या किया? सामने से सुमित ने मरी हुई आवाज में जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। ओनर बहुत ज्यादा चिल्लाकर कहती है, तुम्हें रूल्स फॉलो करने चाहिए थे, वहीं रुकना, कहीं मत जाना, मैं आ रही हूं। और कॉल कट हो जाता है। इसके सिर्फ 1 मिनट के बाद सुमित के दरवाजे के बाहर नॉक होने लगता है, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज नहीं आती।
सुमित को यहाँ पर डाउट होता है कि सिर्फ 1 मिनट में उसकी ओनर ऊपर तक कैसे आ सकती है। सुमित यहाँ पर अपनी ओनर को दोबारा कॉल करता है, लेकिन सामने से कॉल का जवाब नहीं आता। सुमित डर के मारे चुपचाप अपने कमरे के कोने में बैठ जाता है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ सिर्फ किसी के आने का इंतजार करता रहता है। हर एक सेकंड के बाद सुमित का डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। रूम में अभी भी उस क्रिएचर की बदबू फैली हुई थी, जिसकी वजह से सुमित को फिर से उल्टी जैसा फील हो रहा था। उसके चेस्ट का घाव अब ब्लीड तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और यह दर्द उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। एक शार्प धड़कता हुआ दर्द, और फिर धीरे धीरे इस घाव के पास में अजीब से तरीके से फोड़े निकलने लगे थे। सुमित जानता था कि वो अब इस हालत में ज्यादा देर तक घर के अंदर नहीं रुक सकता। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाया और बिल्डिंग ओनर को एक मैसेज टाइप किया। क्या दरवाजे पर तुम हो? प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहां से निकाल लो प्लीज। सुमित ने जैसे ही अपना लास्ट मैसेज टाइप किया, दरवाजे पर हो रही नॉकिंग अपने आप बंद हो गई। अब रूम में फिर से सुमित के सांसों की आवाज गूंज रही थी, वही भारी और तेज सांसों की आवाज। तभी अचानक से सुमित का फोन वाइब्रेट हुआ और उसकी बिल्डिंग ओनर का मैसेज आया, दरवाजे के पास मत आना, मैं तुम्हें बाहर निकालने का तरीका ढूंढ रही हूं। सबसे पहले अपने घाव पर नमक लगाओ और चुपचाप अंदर बैठे रहो। सुमित के यहां पर हाथ फ्रीज हो गए। उसका दिमाग यहां पर फटने जैसा हो गया, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई इतनी स्पेसिफिक बात कैसे जानती है कि उसकी चेस्ट पर कोई घाव हुआ है या उस क्रिएचर ने उसे कोई घाव दिया है। सुमित अभी इस मेंटल ट्रॉमा से गुजर ही रहा था कि अचानक से बाहर के दरवाजे पर कोई चीज जोर जोर से टकराने की आवाज आने लगी। उसके बाद सारे घर में से ऐसे आवाजें आने लगी जैसे कोई चीज गिर रही हो, गिर करके टूट रही हो, और एक घुटे हुए जानवर की चीख सुनाई देने लगी। यहां पर सुमित को फाइनली समझ में आया कि इतनी देर से जो गेट नॉक कर रहा है, ये जो सारी आवाजें आ रही हैं, और वो जो क्रिएचर है वो घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही है, बाथरूम में। अब उसकी नजर सिर्फ बाथरूम के दरवाजे पर अटक गई। उसने उसे लॉक भी नहीं किया था, मतलब उस चीज को बाहर आने से अब कोई भी नहीं रोक सकता था। हर सेकंड उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब वो चीज बाहर आएगी और अब उस पर अटैक कर देगी। कि तभी सुमित का फोन वाइब्रेट हुआ। बिल्डिंग ओनर का मैसेज था, जब तक बाथरूम के अंदर चल रही चीजें शांत ना हो जाए बाहर मत निकलना और मेरे सिग्नल का वेट करना। सुमित को यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस ओनर की बातें कोई भी सेंस नहीं बना रही थी, लेकिन सुमित के पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था। यहां पर एक और सोच सुमित के दिमाग में घुसी, इस औरत को कैसे पता कि मेरे चेस्ट पर कोई स्क्रैच लगा है? उसे इस बाथरूम वाली चीज के बारे में कैसे पता? क्या मैं सच में इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं? डर के मारे सुमित अपने घर के इस कोने से खड़ा हुआ। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कैसे बिना नोटिस हुए अपने दरवाजे तक पहुंचा जाए, क्योंकि बाथरूम बिल्कुल पास में ही था। भागना पॉसिबल नहीं था क्योंकि दर्द उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। सुमित यहां पर खड़ा हुआ और धीरे धीरे अपने दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो उस दरवाजे के पास में पहुंच रहा था, बाथरूम के अंदर से आने वाली आवाज और ज्यादा तेज होती जा रही थी। आखिरकार सुमित अपने दरवाजे के पास में पहुंच गया, लेकिन इसका मतलब यह था कि वो अपने बाथरूम के एकदम साइड में खड़ा था। सुमित ने धीरे से लॉक खोला और उसी वक्त वॉशरूम के अंदर से आने वाली सारी आवाजें एकदम बंद हो गई। सुमित वहीं जम गया। उसने अपने मन ही मन में सोचा कि इसने सुन लिया, और तभी सुमित की जेब में से लाउड म्यूजिक बजा। यहां पर एक भी सेकंड ना वेस्ट करते हुए सुमित ने एक झटके से वो दरवाजा खोला और पूरी ताकत से बाहर जाकर के उसे बंद कर लिया। कुछ सेकंड्स तक वो वहीं खड़ा रहा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई, ना फुटस्टेप, ना वो सांस, ना कुछ टूटने की आवाज, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। तभी उसने वापस से अपना फोन देखा कि बिल्डिंग ओनर का फोन आ रहा है, और जैसे ही उसने फोन उठाया तो सामने से ओनर चिल्लाते हुए बोली कि अभी के अभी उस अपार्टमेंट को छोड़ दो। तो सुमित ने बहुत ही ज्यादा कमजोर और हांफती हुई आवाज में कहा कि मैं ऑलरेडी बाहर हूं। वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही और फिर धीरे से बोली, तुम्हें मेरे सिग्नल का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन ठीक है तुम बाहर आ गए। क्या तुमने नमक लगाया? सामने से सुमित ने कहा कि मैं कोई पागल नहीं हूं कि इसके ऊपर नमक लगाऊंगा, और तुम मुझे यह बताओ कि तुम कैसे जानती हो कि मेरे चेस्ट पर कोई स्क्रैच है? तुम कैसे जानती हो कि उस वॉशरूम के अंदर क्या था? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? दूसरी तरफ से एक थकी हुई सी आवाज आई, प्लीज मेरे पास आओ, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, ग्राउंड फ्लोर पर आओ।
थोड़ा रुक करके सुमित ने पूछा, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूं? कुछ देर की खामोशी के बाद सामने से फिर से आवाज आई, तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, और फोन कट हो गया। सुमित कुछ देर के लिए वहीं पर ही खड़ा रहा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। फिर धीरे से वो एलिवेटर की ओर बढ़ा। जब वो एलिवेटर से बाहर निकला तो उसने बिल्डिंग ओनर को गैराज की सीढ़ियों से ऊपर आते हुए देखा। उस औरत का चेहरा देखकर ही डर लग रहा था। वो थोड़ी सी थकी हुई थी, डरी हुई थी, और उसका चेहरा देख करके ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टी होने वाली हो। सुमित को यहाँ पर एहसास हुआ कि वो अभी भी टॉवल में है, तो उसे यहाँ पर हल्की सी हेजिटेशन फील हुई। लेकिन फिर उसकी नजर उस बिल्डिंग ओनर के लेफ्ट हैंड पर गई जिसमें एक नमक का पैकेट था। वो नमक का पैकेट लेकर के सीधा सुमित की ओर चलते हुए आई। उसने अपने राइट हैंड में बहुत सारा नमक लिया और फिर सुमित के सीने के ऊपर जो स्क्रैच था उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही नमक लगा, सुमित की बॉडी में एक तीखी जलन दौड़ी। उसे अचानक से ऐसा फील हुआ जैसे उसका पूरा शरीर सूखा जा रहा हो, जैसे उसने कभी अपनी जिंदगी में पानी ना पिया हो। इसके बाद सुमित घुटने टेक करके नीचे गिर गया और हवा के लिए हाथ पैर मारने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। यह फीलिंग एकदम ऐसी थी जैसे किसी ने अपने हाथ से उसका नाक और मुंह दोनों दबा दिया। लेकिन यहां पर अजीब बात यह थी कि यह सारा कुछ उसे अपने चेस्ट पर जो घाव था, जो स्क्रैच था, उसके आसपास फील हो रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया और सुमित फिर से सांस ले पाया। उसने नीचे देखा तो उसके चेस्ट के स्क्रैच के आसपास जो फोड़े थे वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगे थे। बिल्डिंग ओनर ने यहां पर उसे पानी की बोतल दी और सुमित ने तुरंत जल्दी से वो पानी की बोतल पकड़ी और उसे तेज तेज पीने लगा। अभी तुरंत यहां से निकलना होगा, मेरे पास गाड़ी में कपड़े हैं, चलो, वो जल्दी जल्दी बोलने लगी। सुमित यहां पर इरिटेट हो चुका था। तुमने कहा था एक्सप्लेन करोगी, सुमित ने थकी हुई आवाज में कहा। वो बोली, करूंगी लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा। सुमित ने फिर से पूछा, सेफ जगह? सेफ किससे? आखिर वो चीज थी क्या? इस बार उसने अपना सर पकड़ लिया, जैसे उसे बहुत जोर से हेडेक हो रहा हो। वो चीज रूल्स तोड़ने का कॉन्सिक्वेंसेस है, और ये नमक उसे थोड़ी देर के लिए रोकता है, हमेशा के लिए नहीं, इसीलिए जल्दी चलो। सुमित को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होकर के बोला, क्या मतलब है इस बात का? इस बार वो सुमित की तरफ मुड़ी और जोर से बोली, ये स्क्रैच, तुम मार खो चुके हो, अब तुम पर उसका निशान है और तुम में से उसकी बदबू आने लगी है। अगर हम थोड़ी देर के लिए और यहां पर रुके तो वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। सुमित एक पल के लिए यहीं रुक गया। मार्क्ड, बदबू, ये सारे वर्ड्स उसके दिमाग में घूमने लगे। सुमित ने यहां पर किसी तरह से खुद को संभाला और उस औरत के पीछे पीछे पार्किंग तक जाने लगा। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो उसने उस औरत के द्वारा दिए गए कपड़े पहने और फिर आराम से गाड़ी के अंदर बैठ गया। अब वो दोनों एक सेफ प्लेस की तरफ जा रहे थे। कुछ देर ड्राइव करने के बाद सुमित को अपनी चेस्ट पर फिर से जलन महसूस हुई और उसने देखा कि उसके चेस्ट पर वो फोड़े फिर से उभरने लगे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट बार बार रिपीट हो रहा था, वो उसका पीछा कर सकते हैं, वो उसे ढूंढ लेंगे, वो उसे मार डालेंगे। दोस्तों, ये कहानी एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है जैसे बाहुबली हुई थी। आगे क्या हुआ उस औरत के साथ, सुमित के घाव का क्या हुआ, वो औरत सुमित को बचा पाई या नहीं बचा पाई, या फिर वो औरत कैसे जानती थी उस क्रिएचर को, ये सब मैं आपको इस कहानी के अगले पार्ट में बताऊंगा। वो भी तब जब आप लोग इस कहानी में अपना इंटरेस्ट जाहिर करेंगे। हालांकि ये कहानी मैंने एक रेडिट के सब फॉरम से ली है, तो वहां पर इसका अभी तक इतना ही पार्ट अपलोडेड था, इसीलिए मैं इतनी कहानी आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे ही अगला पार्ट अपलोड हो जाएगा और आप लोग इस कहानी में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं डेफिनेटली इस कहानी का आगे का पार्ट आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।